अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साइंसदान पिछले कई सालों से एलियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ तरह के प्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ पर लाइफ मौजूद हो, या स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं कि हो सकता है ये सिग्नल्स एलियंस की तरफ से हों। सो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि साइंसदानों ने स्पेस से आने वाले ऐसे ही सिग्नल्स को रिकॉर्ड कर लिया है जो हो सकता है कि एलियंस की तरफ से आया हो। इन सिग्नल्स में क्या है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। 29 अप्रैल 2019 को ऑस्ट्रेलिया में पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप ने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीबी हमसाए प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार से बहुत ही स्ट्रेंज किस्म के रेडियो सिग्नल्स रिसीव किए। इस टेलीस्कोप का मकसद इसी तरह के रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करना है, पर इसी टेलीस्कोप ने ये सिग्नल रिकॉर्ड किए जिनका साइंसदान ख्वाब देखते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इनके अंदर क्या होगा। अब तक ये सारी पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स सिर्फ यही डिटेक्ट करने के काबिल हुए हैं। इन सिग्नल्स को आप भी सुने। क्या आपको लगता है कि ये सिग्नल्स वो मैसेज हो सकते हैं जिनका हम कई सालों से इंतजार कर रहे हैं? लेकिन प्रॉक्सिमा बी से आने वाले सिग्नल्स ने साइंसदानों को हैरान कर दिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, हम कौन से सिग्नल स्पेस में भेज रहे हैं? हम क्या करेंगे अगर हमें इन सिग्नल्स का जवाब मिल जाए? हमारे लिए स्पेस से आने वाले इन सिग्नल्स को समझना इतना मुश्किल क्यों है? चले अब हम इस बात पर गौर करते हैं कि हम अपनी गैलेक्सीज और दूसरी गैलेक्सीज से सिग्नल्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या सच में कोई ऐसा बड़ा रेडियो रिसीवर है जिसकी मदद से हम एलियंस के रेडियो स्टेशन को ढूंढ सकें? हमारे पास इस रेडियो रिसीवर के अलावा 42 सैटेलाइट डिशेस हैं जिनका डायामीटर 20 फीट है। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में मौजूद ये एलियन टेलीस्कोप अरे सेटी के लिए तामीर किया गया था, जिसका मतलब सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में और भी रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर जैसे ऑस्ट्रेलिया में पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप है जिसने प्रॉक्सिमा सेंटोरी से BLC-1 यानी ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 सिग्नल्स को कैप्चर किया। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सोलर सिस्टम का करीबी स्टार है और 2 एक्सोप्लैनेट्स इस स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसमें से एक का नाम प्रॉक्सिमा बी है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये लाइफ के लिए बहुत सूटेबल है। लिहाजा हम अपने इस पड़ोसी स्टार सिस्टम से बैक रेडियो सिग्नल्स रिसीव कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजिकली एक एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है। आप हैरान हो जाएंगे कि जब आप BLC-1 सिग्नल्स पर गौर करेंगे, जब इसको पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि स्पेस से आने वाले सिग्नल्स को कैसे डिकोड करते हैं। जमीन के रेडियो सिग्नल्स को और दूसरे रिकॉर्ड किए गए डाटा को साइंसदान स्टडी करते हैं। BLC-1 में एक लेन है, इसको सिर्फ अक्टूबर 2020 में डिस्कवर किया गया और ये इस तरह का नजर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एलियंस के मैसेज को इस तरह इमेजिन करते हैं। 26 घंटों के डाटा से साइंसदान 980.002 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से 5 सिग्नल्स को समझने में कामयाब हुए हैं। इन मैसेजेस को कोड के साथ खुफिया करना ही काफी नहीं है। अगर कोई हमें कुछ भी बताए कि वो क्या सिग्नल्स हैं, वो हेलो से ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। लेकिन स्पेस से आने वाले किसी किस्म के सिग्नल्स का हम जवाब दे रहे हैं। आप जानते हैं कि स्पेस बिल्कुल खामोश और लाइफलेस लगती है, लेकिन रेडियो टेलीस्कोप क्वाज़र्स, पल्सर्स, इंटरस्टेलर गैस और जमीन की इंटरफेरेंस से बहुत ज्यादा नॉइस को रिकॉर्ड करती है। इस बात को हम कैसे समझे कि हमें इस नॉइस में किस किस्म के सिग्नल्स की जरूरत है? लेकिन इस नॉइस में साइंसदान नैरो बैंड सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं, जिनको सिर्फ टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिहाजा रेडियो टेलीस्कोप स्पेस में मुख्तलिफ स्पॉट्स पर कई घंटे डाटा रिकॉर्ड करते हैं, फिर इन रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट के प्रोसेस से गुजारते हैं और बाज दफा कुछ डाटा बच जाता है और बाज दफा नहीं बचता। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आने वाले सिग्नल्स के साथ ऐसा मामला नहीं है। इनको ऑटोमेटिक फिल्टर से रिमूव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा साइंसदानों को मजीद किन एविडेंसेस की जरूरत है? ये बहुत ही सिंपल है। इन सिग्नल्स को दोबारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। BLC-1 अभी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसमें ऐसे सिग्नल्स हैं जिनको साइंसदानों ने कई दिनों की मेहनत से रिकॉर्ड किया है। क्या आप FRB से वाकिफ हैं? इसका मतलब फास्ट रेडियो बर्स्ट है। सिग्नल को साइंसदानों ने 2012 में रिकॉर्ड किया। वो 5 सालों से इसके सोर्स को देख रहे हैं। आखिरकार उन्होंने पता लगाया कि इस फास्ट रेडियो बर्स्ट का अपना स्केड्यूल है और इसकी एक्टिविटी को पिछले 90 डेज में देखा गया। फिर ये 67 डेज तक रही और रेडर से खत्म हो गई। अगर ये किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की तरफ से कोई ब्रॉडकास्ट है तो मुमकिन है कि वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हों या किसी जवाब का इंतजार कर रहे हों। ये स्पेस में एक पॉइंटलेस मैसेज की तरह है जो सिर्फ अपने वजूद को बता रहे हों। इस हकीकत के बावजूद तकरीबन 700 FRB सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया गया है। कुछ पता नहीं कि ऐसे सिग्नल्स कौन भेज रहा है। एक मैग्नेट्री की थ्योरी है
जिसका मतलब ये मैग्नेटर्स न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन क्या ये सिग्नल्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से आ रहे हैं, जिसकी तलाश हम बड़ी देर से कर रहे हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि हम स्पेस से ऐसे सिग्नल्स नहीं ढूंढ पाते जिनकी हम तवक्को रखते हैं, लेकिन हम भी स्टेलर स्पेस में बहुत अजीब से सिग्नल्स भेजते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इंसान स्पेस में कौन से सिग्नल्स भेजते हैं? क्या हमारे मैसेजेस को डिकोड करना पॉसिबल है? हमने 1974 में अरेकिबो ऑब्जर्वेटरी से स्पेस में जो पहला रेडियो मैसेज भेजा था, इस मैसेज को बाइनरी कोड से खुफिया किया गया था। इसको साइंसदानों ने रेडियो सिग्नल्स के तौर पर भेजा था। अगर इनको सिग्नल रिसीवर ने सही समझ लिया तो जैसा हम चाहते हैं वो एलियंस वैसे बिट्स को करें तो वो एक इमेज हासिल करेंगे, तो वो इस तरह का होगा। यही वो है जिसके बारे में एलियंस को हमारा पता चलेगा। हम एक माइनक्राफ्ट यूनिवर्स में रहते हैं। दरअसल इसमें डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कोडेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है और हमारे सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर और नंबर्स, क्योंकि मैथमेटिक हमारी कायनात की जुबान है। अगर इस मैसेज को डिकोड ना किया जा सकता तो ये स्पेस में नेचुरल सिग्नल से डिफरेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन हमारे मैसेज को समझ पाएंगे या नहीं। इस बात की भी उम्मीद है कि KM13 क्लस्टर जहां हमने सिग्नल्स भेजे हैं, इसमें बहुत ज्यादा एलियंस रहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि इसके सिग्नल्स को वहां पहुंचने में 25,000 साल लग जाएंगे। और हमने मजीद जमीन से अरेकिबो मैसेज और भी बहुत से दूसरे मैसेजेस भेजे हैं। पायोनियर 10 और पायोनियर 11 वो स्पेस क्राफ्ट्स हैं जिन्होंने 1972 और 1973 को स्पेस में जुपिटर और सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए फ्लाइट भरी थी, लेकिन ये अभी भी स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं और हो सकता है कि ये एलियंस को हमारी सिविलाइजेशन के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद 1977 में वॉयेजर मिशन को लॉन्च किया गया, जिसमें एक गोल्डन रिकॉर्ड लगाया गया। इसमें हमने 55 लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग को रिकॉर्ड किया। इसके अलावा कुछ म्यूजिकल कंपोजिशंस, नेचुरल साउंड्स और जमीन पर रहने वाले लोगों की फोटोग्राफ्स को भी इसमें रिकॉर्ड किया। और इसमें एक जिमी कैटर की एक स्पीच भी है जो USA के 39th प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा 1 घंटे की ब्रेन वेव की रिकॉर्डिंग है, यानी एन ड्यूयान ने 1 घंटा जो कुछ भी सोचा उसकी रिकॉर्डिंग भी इस गोल्डन प्लेट में रिकॉर्ड की गई, जिसमें जमीन की हिस्ट्री शामिल है। असल में हम नहीं जानते कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की इंटेलिजेंस इस रिकॉर्ड की गई ब्रेन एक्टिविटी को या नासा की जानिब से वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड को चलाने की इंस्ट्रक्शंस को जान पाएंगे या नहीं। हम ये भी नहीं जानते कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन हमारे मैसेज पर कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि ये कैसे होगा। एक लम्हे के लिए अगर हम इमेजिन करें कि वॉयेजर 1 किसी एलियन के हाथ लग जाए और वो बहुत ज्यादा एडवांस हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 कोशिशों के बाद गोल्डन रिकॉर्ड को सुनने का तरीका निकाल लेंगे, जिससे वो म्यूजिक भी सुन लेंगे और जिमी कैटर की स्पीच को भी समझ लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि हमारी लैंग्वेज कैसे काम करती है। ये भी हो सकता है कि वो हमारा रिप्लाई हमारी ही लैंग्वेज में करें। वो सोलर सिस्टम को ट्रेस करेंगे जहां रिकॉर्ड करके इंस्ट्रक्शंस को भेज सकें, या फिर हमें रेडियो सिग्नल सेंड करेंगे। इस पर हम क्या करेंगे? हम तसव्वुर करते हैं कि एलियंस जिन्होंने वॉयेजर को ढूंढ लिया हो वो हमसे ज्यादा ज़हीन हो सकते हैं और अपने सिग्नल्स भेजेंगे। तब हमें ये श्योरिटी नहीं होगी कि ये रैंडम आउटबर्स्ट नहीं है, बल्कि किसी दूसरी सिविलाइजेशन का मैसेज है, और यहीं से घबराहट शुरू हो जाती है। जरा सोचिए, अगर हम इस आने वाले मैसेज को डिकोड कर लें तो इसमें क्या होगा? शायद इसमें कुछ बुनियादी सवालों के जवाब होंगे, जिसमें हो सकता है कि यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में सच्चाई हो या सिर्फ हेलो हो। ये भी हो सकता है कि वो इस तरह से जवाब दें कि कोई भी चीज जो हमने स्पेस में भेजी है वो सिर्फ ये कहने के लिए हो कि देखो हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही गुस्से में हो कि साइंसदान इसको सीरियस नहीं लेते, जरा इमेजिन करें कि आपकी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को मैसेज सेंड करने के लिए कुछ बिलियन डॉलर्स खर्च करे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हर कोई गुस्से से लाल हो जाएगा कि ऐसे मैसेज को स्पेस में भेजने का क्या फायदा, कि साइंसदान एक बेकार कोशिश करते हैं। हम स्पेस में जो भी सिग्नल सेंड करते हैं इनको डिकोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।